हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट अ डे। तो आज जो हम केस करने जा रहे हैं वो है फोर्थ जजेस केस। तो लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जजेस केसेस को डिस्कस किया था और आखिरी में वो वीडियो ऐसे ही एंड की थी कि मैंने बताया था जब थर्ड जजेस केस के बाद कलीजियम सिस्टम आ जाता है तो उसके साथ प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब वो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी ट्रांसपेरेंसी की। इवन दो थर्ड जजेस केस के बाद उन्होंने एक प्रोसीजर बताया था जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कह सकते हैं, जिसमें बताया था कि एक मेरिटोरियस लोगों की लिस्ट बननी चाहिए, उस लिस्ट में नाम जाने चाहिए। पर अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन मेरिटोरियस है या नहीं है, लिस्ट में किस किस का नाम है या नहीं है? तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसके साथ साथ ही काफ़ी और लिमिटेशंस भी थी कलीजियम सिस्टम की। जैसे कि लोगों ने बोला कि अगर जजेस ही जजेस को अपॉइंट करेंगे तो ये तो नेपोटिज्म वाली बात आ गई कि जो वहाँ पर है वो अपने ही जान पहचान वालों को प्रमोट कर देगा। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट ये बोला गया कि अगर यही होता कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात साफ साफ लिखी होती। तो ये हमने देखा है, हमने जब लास्ट वीडियो में बात करी थी तो हमें पता चला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी साफ साफ नहीं लिखा हुआ है। बस बताया गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और प्रेसिडेंट दो तीन लोगों से कंसल्ट करेगा। बट कहीं भी ये नहीं बोला गया था कि एक कलीजियम सिस्टम होना चाहिए या इतने जजेस होने चाहिए या ये जजेस अपॉइंट करेंगे। तो लोगों ने यही आर्ग्यूमेंट दिया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, अगर उनको लगता कि इस सिस्टम में मेरिट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जोड़ देते। इन्होंने नहीं जोड़ा है, इसका मतलब कि उनको लगा होगा कि ये पर्टिकुलर जो तरीका है सही नहीं है। तो इन्हीं दोनों आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे लोगों ने कहा कि ये कलीजियम सिस्टम सच सही नहीं है और इसको हटा देना चाहिए। तो अब इसी चीज़ पे काम करते हुए हमारी जो गवर्नमेंट थी वो 2014 में लाई 99th अमेंडमेंट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 99th अमेंडमेंट एक्ट आया और इसके साथ साथ ही नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन भी आई। तो अब ये एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ने कलीजियम को कर लिया था रिप्लेस। अब बोला गया कि क्योंकि कलीजियम में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से हम एक एनजेएसी बनाएंगे। अब एनजेएसी में कौन कौन होगा? उस पे बोला गया कि सबसे पहले तो ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे। उसके अलावा दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। तो ये जो हमारा सेकंड जजेस केस था, जब उन्होंने तब का कोलिजियम सिस्टम बनाया था तो इन्होंने इन्हीं तीनों लोगों को बोला था। तो वो तीन लोग तो होंगे कि सीजीआई हो गया और टू सीनियर मोस्ट जजेस हो गए। तो अब इन तीनों के अलावा तीन और मेंबर्स होंगे। पहला होगा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ लॉ एंड जस्टिस होगा, उसको भी एक मेंबर बना दिया जाएगा। उसके अलावा जो बाकी दो मेंबर्स होंगे वो हमारे एमिनेंट पर्सन होंगे और इनको किया जाएगा नॉमिनेट। अब इन्हें कौन नॉमिनेट करेगा? इन्हें नॉमिनेट करेगी कमिटी जिसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, सीजेआई और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब इन तीनों को मिला के ये तीनों लोग नॉमिनेट करेंगे किन्हीं दो लोगों को। और जो दो लोग नॉमिनेट होंगे उसमें से एक इंसान जो होगा वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, मिनॉरिटीज या फिर विमेन से होगा। तो ऐसे टोटल करके हो गए हमारे 6 मेंबर्स जो कि एनजेएसी का पार्ट होंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि इन्होंने जो एनजेएसी एक्ट आया 2014 में उसमें लिख दिया था कि अगर इस पूरी कमीशन में, मतलब 6 लोगों की कमीशन है, अगर इसमें कोई दो लोग भी किसी एक नॉमिनेशन से अग्री नहीं कर रहे हैं तो एनजेएसी उसको रिकमेंड ही नहीं करेगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि चलिए मान लीजिए कि जो जुडिशरी के तीन लोग हैं ये तो साथ साथ हैं, सीजीआई और बाकी दोनों सीनियर मोस्ट जजेस किसी एक के नाम पे अग्री कर रहे हैं। पर अब जो एग्जीक्यूटिव के यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हो गए, मान लीजिए उन्होंने मना कर दिया और बाकी जो दो एमिनेंट पर्सन नॉमिनेट हो रहे हैं उसमें भी जो तीन लोग हैं उसमें से दो तो एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है ना, एक प्राइम मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सिर्फ सीजेआई ही अलग है। अब अगर इन तीनों लोग मिलके किसी दो लोगों को नॉमिनेट करेंगे तो ये चांसेस हो सकते हैं कि इसमें एग्जीक्यूटिव का एक बंदा आ जाए। मान लीजिए सीजीआई अपना कुछ भी करके एक इंसान अपना पहुंचा देगा पर तब भी एक इंसान एग्जीक्यूटिव का हो सकता है। इन टोटल होगा क्या कि 6 लोगों में से मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 4 लोग तो जुडिशरी वाले हैं, पर दो लोग, एक यूनियन मिनिस्टर जो होंगे और एक जो नॉमिनेटेड पर्सन होगा, वो दोनों तो एग्जीक्यूटिव के ही दिमाग वाले लोग होंगे। तो अब इन्होंने क्योंकि कह दिया कि अगर दो लोग भी किसी एक के नाम पे अग्री नहीं किए, जबकि दो लोगों का कोई मेजोरिटी भी नहीं बनता है, एक्चुअल में अगर 50-50% होता तो शायद ये काम कर भी जाता। पर क्योंकि इन्होंने दो लोगों की कैप लगा दी, अब वो दोनों लोग अगर एग्जीक्यूटिव के हो गए तो एग्जीक्यूटिव का ही बोलबाला चलेगा, जुडिशरी कोई भी नाम सजेस्ट भी करेगा तो वो रिकमेंड ही नहीं होगा क्योंकि दो लोगों ने मना कर दिया। इसी पॉइंट को लेके जुडिशरी को लगा कि उनकी जो पावर थी कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के मैटर्स में नहीं इंटरफेयर करेगा, वो वाली पावर तो चली गई और इसी वजह से इसको किया गया अपील इन सुप्रीम कोर्ट कि भाई देखिए हमें तो ये सही नहीं लग रहा है, अब आप बताइए क्या ये सही है या गलत है।
तो यही जो केस हुआ कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, एनजेएसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे जो सवाल उठा, यही हमारा फोर्थ जजेस केस बनता है। तो ये केस था 2015 का, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसके पहले कि हम केस में जाएं, हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये एनजेएसी बनाया था, ये इन्होंने कोई इकलौता नहीं बनाया था। मतलब कि ये चीज़ पहले भी वर्ल्ड में बाकी जगहों पे हो चुकी थी। जैसे कि अगर हम यूके का एग्जाम्पल लें, तो वहाँ पर एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन थी, जहाँ पर टोटल 15 मेंबर थे, जिसमें से 3 जजेस के कम्युनिटी के, 12 ओपन कंपटीशन से बनते थे। तो यहाँ पर भी ये लोग बोल सकते थे कि जजेस के सिर्फ 3 ही लोग हैं और बाकी लोग कहीं से भी आ सकते हैं। तो वहाँ पर भी ये सिस्टम चल रहा था। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका में भी सेम टू सेम सिस्टम था। वहाँ पर भी एक जुडिशियल सर्विस कमीशन थी, जिसमें 23 लोग थे, और ये 23 लोग जजेस, एडवोकेट्स, लीगल प्रोफेसर्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स, एमिनेंट पर्सन्स, सबको मिला जुला के था। और सिर्फ यही दोनों जगह नहीं, इवन इटली में भी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड टाइप से बनाया गया था, जहाँ पर जो 15 मेंबर्स थे, इसमें से 1/3 प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, 1/3 पार्लियामेंट अपॉइंट करती थी, और 1/3 एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स अपॉइंट करते थे। तो इन्हीं तीनों जगह से आइडिया लेके हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया में एनजेएसी बनाया था। अब फोर्थ जजेस केस में इसी एनजेएसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे सवाल उठा। तो यहाँ पर 4:1 की रेशियो के साथ कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एनजेएसी एक्ट, इन दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, और इसके साथ ही यहाँ पर एनजेएसी का जो सिस्टम आया था, उसको कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हटा दिया। अब कोर्ट ने क्या रीजंस दिए इस एनजेएसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताने में? तो पहला रीज़न जो कि कोर्ट ने दिया, वो यही था कि यहाँ पर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो 3 लोग ऐड किए गए हैं, सीजेआई और बाकी 2 सीनियर मोस्ट जजेस, वो तीनों मिल के एक एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं जुडिशियल कंपोनेंट का एनजेएसी में। और क्योंकि एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। कोर्ट ने ये भी बोला कि हमारा आर्टिकल 50 जो है, वो ये बोलता है कि देयर शैड बी अ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और जो हमारा आर्टिकल 50 है, वो डीपीएसपीज के अंदर आता है। तो हमेशा कोर्ट को कोशिश ये करनी चाहिए, जो हमारे डीपीएसपीज हैं, उनको अपहोल्ड करना चाहिए, उन्हें लागू करने की हर एक मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। और कोर्ट ने ये कहा कि जो ये पर्टिकुलर एनजेएसी एक्ट है, ये इस डीपीएसपी के आर्टिकल के खिलाफ जा रहा है। तो इसको अपना बेस बनाते हुए कोर्ट ने ये कहा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि यहाँ पर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये सेपरेशन नहीं हो पा रहा है। जो दूसरा पॉइंट कोर्ट ने बोला, वो भी यही कहा कि यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ लॉ हैं, उनको भी एक पार्ट बना दिया गया है। तो वो भी कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ जा रहा है। और यहाँ पर केशवानंदा भारती केस को साइट करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है, उसको कभी भी हम लोग उससे कभी भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। और जो ये पर्टिकुलर एक्ट है, ये उस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ जा रहा है, और इसी वजह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब उस बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ कैसे जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि जो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो डॉक्ट्रिन है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो कोर्ट ने एक फ्लो चार्ट की तरह इसे कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और ये अपॉइंटमेंट करने का पावर किसके पास होना चाहिए? जुडिशरी के ही पास। और अब अगर इसमें कोई भी चेंज क्रिएट हो जाता है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ हो जाता है। और इसी को अपना मेन पॉइंट रखते हुए कोर्ट ने एनजेएसी एक्ट को और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। इसके साथ साथ ही कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर हम एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर दे देंगे, तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल पावर भी सामने आ जाएगी, रेसिप्रोसिटी की फीलिंग्स आ जाएंगी, और लोग इसी हिसाब से जजमेंट देने लग जाएंगे। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ का एग्जाम्पल लें, तो मैंने लास्ट केस में डिस्कस किया था कि कब जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे, उनको हटाते हुए एएन रे को सीजीआई बना दिया गया था, क्योंकि उन्होंने उस टाइम की गवर्नमेंट के फेवर में काफ़ी जजमेंट दिए थे। तो यही पॉइंट को लाते हुए कोर्ट ने बोला कि ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जो एक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, ये हमारी जुडिशरी के खिलाफ जाएगा। इसके साथ साथ ही कोर्ट ने ये भी बोला कि इस पूरे एनजेएसी एक्ट का जो उन्होंने सिस्टम बनाया है, यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस का कोई भी रोल नहीं आ रहा है। तो यही बोला गया है कि जो ये 6 लोग होंगे, ये पूरे इंडिया भर में जितने भी अपॉइंटमेंट और जितने भी ट्रांसफ़र होने होंगे किसी भी जज का, वो सब कुछ यही एनजेएसी जो एक कमेटी बैठेगी, यही देखेगी। अब इसके पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था। इसके पहले ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट का कलीजियम था, वो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र देखता था, और जो हाई कोर्ट का कलीजियम था, वो हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र देखता था। और
इन सबको मिला के एक ही कमेटी बना देना गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनका पावर तो बहुत ही कम हो जाएगा। उनका पावर तो एक बस नॉमिनेशन का हो जाएगा, और उनकी जो एक्चुअल जो ड्यूटीज़ थी उन ड्यूटीज़ के ऊपर आप एक ब्लैंकेट बैन लगा दे रहे हो, और ये ब्लैंकेट बैन लगाना गलत है। तो अब इन्हीं सब चीज़ों को अपना बेस बनाते हुए कोर्ट ने बोला कि नहीं, एनजेएसी एक्ट जो 2014 का है वो सही नहीं है और वापस से कलीजियम सिस्टम आना चाहिए। पर हाँ, इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी अग्री किया कि कहीं ना कहीं कलीजियम सिस्टम की भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक फैक्टर है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, और इसके लिए कोर्ट ने लीगल फ्रेटर्निटी और सिविल सोसाइटी दोनों से सजेशंस मांगे कि किस तरीके से जो ये प्रोसेस है इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जा सके। तो अब कोर्ट ने कहा कि जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मोड ऑफ प्रोसीजर था, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि हाई कोर्ट वाले हाई कोर्ट का अपॉइंट करते थे और सुप्रीम कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों लोग मिलके ही इसमें चेंजेस लाएंगे। तो कोर्ट ने ये जजमेंट तो दे दिया, लेकिन कोर्ट ने आफ्टर मैथ नहीं सोचा। अब आफ्टर मैथ में यही हुआ कि 2016 में ना तो जुडिशरी और ना ही एग्जीक्यूटिव कोई भी झुकने को तैयार ही नहीं था। जो अपना कलीजियम था वो रिकमेंडेशन तो भेजता था, पर एग्जीक्यूटिव या फिर प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करता था। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और कोई भी अपॉइंटमेंट हो ही नहीं रहा था। सिचुएशन तो ये आ गई कि एक टाइम पे 37% तक वैकेंसीज थी और तब भी कोई भी नया अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा था। इनफैक्ट एक बार तो ये भी हुआ कि कलीजियम ने एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक एडिशनल जज का रिकमेंडेशन भेजा कि उनको परमानेंट बना दिया जाए, पर यूनियन ने वो रिजेक्ट कर दिया और इस पर फिर कुछ हुआ भी नहीं। तो अब इन्हीं सब पॉइंट्स को लेके बार बार नेगोशिएशंस हुए। अब आखिरी में 2017 में जो एक रीसेंट रिपोर्ट आई उससे ये पता चला कि उस टाइम पे जो कलीजियम था, जो कि जस्टिस केहर, जस्टिस मिश्रा, जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस गोगोई और जस्टिस मदन भी लोकुर, इन पांचों लोगों का था। उन पांचों लोगों ने गवर्नमेंट की कुछ मांगों को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कैंडिडेट का नाम रिजेक्ट कर सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज, और इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट एक सेक्रेटेरिएट भी सेटअप कर सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ताकि एक डेटाबेस मेंटेन हो कि कौन कौन से जजेस ने कोलिजियम को एड किया है सिलेक्शन प्रोसेस में। तो फाइनली जब जुडिशरी ने ये मांगों को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठ गया है। पर अब ये सामंजस्य कब तक के लिए बैठा है ये तो समय ही बताएगा। हाँ, इसके साथ साथ जो ट्रांसपेरेंसी वाली बात थी उस पे ये हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ये तो पता चल जाता है कि उन्होंने किस किस का नाम रिकमेंड किया है और कौन कौन से लोग बनाए गए हैं, पर अब उनको रिकमेंड करने का रीज़न ये नहीं बताया जाता है। तो देखा जाए तो अभी तक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन दोनों का जो मेन मुद्दा था वो सॉल्व तो नहीं हुआ है, लेकिन तब भी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अभी शांत हैं। तो यही था हमारा फोर्थ जजेस केस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।